Hello everyone, my name is Dr. Abid and I welcome to all of you in UGC NET Geography classes. Today we have a very special topic. We are going to discuss one of the most important topic, geomorphology. जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स से भरा हुआ है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपको साइंस की याद दिलाते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी को समझने से पहले थोड़ा ज्योग्राफी को समझते हैं। मैं आपको बहुत ही थोड़े से समय में ज्योग्राफी का जो एक डेवलपमेंट है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। कैसे आज हमारे सामने जियोमॉर्फोलॉजी एक मॉडर्न रूप में मौजूद है और इसका जो अस्तित्व है, इसका जो इतिहास है, आखिरकार वो कहां से शुरू होता है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से। बेसिकली ज्योग्राफी में दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। जैसे फर्स्ट ब्रांच इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड ब्रांच इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा ग्रीक स्कॉलर्स और ग्रीक एरा के समय में जाना पड़ेगा। यू नो दैट ग्रीक स्कॉलर्स फॉर्म्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज, मॉडल्स एंड पैराडाइम्स। ये जो सारी की सारी चीजें थी, ये आने वाले समय में जो वेस्टर्न थिंकर्स थे उनके लिए एक फाउंडेशन, उनके लिए एक बेस का काम करती हैं। ये सारी की सारी चीजें हमें बताती हैं कि किस तरह से जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। फॉर एग्जांपल मैं एक ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में आपको बताता हूं जिनका नाम है हेकेटियस। हेकेटियस को कुछ स्कॉलर्स फादर ऑफ ज्योग्राफी मानते हैं। इसके पीछे की वजह है उनकी फेमस किताब जिसका नाम है जेस पीरियडस। जेस पीरियडस मींस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, मींस पृथ्वी का वर्णन। एक्चुअली ही अटेम्प्टेड टू असेंबल ऑल द अवेलेबल नॉलेज ऑफ दैट टाइम। इसको ऐसे समझिए कि जेस पीरियडस किताब में जो हेकेटियस ने लिखा है उसमें यह साफ साफ दिखता है कि उस जमाने में जितनी भी नॉलेज थी, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी पृथ्वी के बारे में, उन्होंने उस किताब में लिखा है और एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है। ये किताब मींस ये बुक जो है आपको दो पार्ट्स में नजर आती है। नंबर 1 द ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट यूरोप, यानी कि उस समय जो ग्रीक था, ठीक है, उसके बारे में क्या क्या चीजें थी वहां पर, पर्वत, पठार, मैदान, पानी, समुद्र, ये सारी चीजें वहां पर हमें देखने को मिलती हैं। एंड ऑन द अदर हैंड सेकंड पार्ट में ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट लीबिया एंड एशिया के बारे में वर्णन मिलता है। लीबिया आज का जो अफ्रीका महाद्वीप है उसको कहते हैं। इसके अलावा जो हेकेटियस है, हेकेटियस ने कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस का भी जिक्र किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है नोमोथेटिक अप्रोच। नोमोथेटिक अप्रोच के बारे में कहा जाता है अगर आप कानून या नियम बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू अडॉप्ट नोमोथेटिक अप्रोच, मींस गिवन बाय द हेकेटियस। सोचिए 2000 साल पहले से ज्यादा के समय में इन्होंने नोमोथेटिक अप्रोच का वर्णन किया है। गेटिंग द पॉइंट्स। एंड दूसरी अप्रोच है इडियोग्राफिक अप्रोच। इडियोग्राफिक अप्रोच को हम कह सकते हैं descriptive approach. What? Descriptive approach. ये descriptive approach one of the most important approach to understand available knowledge on the earth surface. Getting the points? Starting में ज्योग्राफी का जो नेचर था, जो अस्तित्व था, वो एक डिस्क्रिप्टिव नेचर के साथ था। तो एडियोग्राफिक अप्रोच और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच आज के मॉडर्न जमाने में हम इसको कोरोलॉजिकल और कोरोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये जो कंट्रीब्यूशन था वो हेकेटियस का था कि किस तरह से ज्योग्राफी में इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड नाउ let's move toward the next father of geography or real father of geography, Eratosthenes. Eratosthenes considered as a father of geography. Why? Number 1, उसकी फेमस किताब है ज्योग्राफिया। इस ज्योग्राफिया बुक में आप देखेंगे he coined the word geography, यानी कि सबसे पहला इंसान जिसने ज्योग्राफी को ज्योग्राफी कहा, मींस एक शब्द का गणना या शब्द की रचना करने वाला ये मानव है। ये मानव इसलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी बन गया क्योंकि इसने उस जमाने में जितनी भी अवेलेबल नॉलेज थी ऑथेंटिक वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। एंड ही क्लासिफाइड अर्थ इनटू 5 इंपॉर्टेंट जोन्स, मींस ट्रॉपिकल जोन, 2 टेम्परेट जोन एंड 2 फ्रिजिड जोन्स। मींस ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा कि जो अर्थ आपको देख रहे हैं यहाँ डिफरेंट काइंड की क्लाइमेट्स पाई जाती हैं। मींस दैट वाज द रीजन दे फ्रेम्ड दैट कॉन्सेप्ट जिस पर वेस्टर्न थिंकर्स का जो बेस है वो टिका हुआ है। इसके अलावा अगर हम मॉडर्न थिंकर्स की बात करें या मॉडर्न ज्योग्राफर्स की बात करें तो मेरे जहन में एक ही नाम आता है, वो है रिचर्ड हार्टसॉन, द मोस्ट एक्सेप्टेड
ज्योग्राफर, ठीक है, रिचर्ड हार्टसॉन, जिनका कहना है ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशंस। मींस आप देखेंगे जो कभी ज्योग्राफी का नेचर एक डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, इन्होंने आज चेंज करके उसे एरियल डिफरेंशिएशन में लेकर आते हैं। ये बहुत बड़े समर्थक हैं कोरोलॉजी। कोरोलॉजी मींस कोरोलॉजिकल और एडियोग्राफिक और डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। यू विल अंडरस्टैंड कैसे वर्ड चेंज हो रहे हैं समय के साथ। गेटिंग द पॉइंट्स? तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड कि कैसे कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है और कैसे जियोमॉर्फोलॉजी हमारे सामने आती है निकलकर। तो ये जो मॉर्फोलॉजी जिसके अंदर फ्रॉम द हेकेटियस टू द एरेटोस्थेनीज, और ये बेसिक जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ जो लैंड फॉर्म्स की बात जो करते हैं, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्या है कि जियोमॉर्फोलॉजी को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर्स। जियोमॉर्फोलॉजी तभी आपके समझ में आएगी जब आप डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर्स को पहले समझ लेते हैं। इससे पहले समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि इट इज अ साइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ओवर द अर्थ सरफेस, या मैं कहूं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो लैंड फॉर्म्स हैं, ये बेसिकली उन्हीं का अध्ययन है, उन्हीं का विज्ञान है। और ये फिलहाल फिजिकल ज्योग्राफी की सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच बन चुकी है, क्योंकि इसमें फ्रॉम द कॉन्टिनेंट टू द जो माइक्रो लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे फ्लड प्लेन, ऑक्सबो लेक, इन सब का अध्ययन शामिल है। या मैं कहूं कि जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अबाउट द अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह पर मिलने वाले जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं उन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है जियोमॉर्फोलॉजी में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द ऑर्डर्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है, द जियोमॉर्फोलॉजी। जैसे मैंने अभी कहा कि आप जियोमॉर्फोलॉजी को तभी समझ सकते हैं जब आप ऑर्डर्स को समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर, What is first orders? ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर्स मीन्स जनरली कहा जाता है कि मैक्रो लेवल लैंड फॉर्म्स। गेटिंग द पॉइंट्स? मैक्रो लेवल लैंड फॉर्म्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम मैक्रो लेवल लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है कॉन्टिनेंट, इससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, एंड सेकेंड वन इज ओशन, इससे बड़ी कोई वाटर बॉडी और इससे बड़ा लैंडफॉर्म कोई हो नहीं सकता। अब बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड के ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, यानी कि इसकी उत्पत्ति और उद्भव कैसे हुआ है। मींस कॉन्टिनेंट एंड ओशन की जो उत्पत्ति हुई है, जो उद्भव हुआ है, वो किस तरह से हुआ है, हम फर्स्ट ऑर्डर में समझते हैं। क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी में नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ थ्योरीज है जो इस बात की जानकारी देती है कि समय के साथ कॉन्टिनेंट कैसे बने और ओशंस का निर्माण कैसे हुआ। अब इन सारी चीजों को समझने के लिए या फर्स्ट ऑर्डर को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट थ्योरीज। अब ये जो थ्योरीज हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके एग्जाम के लिए। व्हाई? बिकॉज दीज आर द ऑल इंपॉर्टेंट थ्योरीज। गेटिंग द पॉइंट्स? अब इन थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी आती है स्नाइडर की। क्या है स्नाइडर की? स्नाइडर वाज द फर्स्ट पर्सन हु गिव द ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। गेटिंग द पॉइंट्स? तो ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस वाज द फर्स्ट जिसने जिक्र किया कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसके अलावा वी हैव टू अंडरस्टैंड, देखो सभी के नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। सेकेंड वन इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय द अल्फ्रेड वैगनर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बेसिकली ये थ्योरी क्लाइमेट के बारे में बात करती है, क्लाइमेट चेंज मतलब जो एक समय के साथ बदलाव हुए क्लाइमेट के अंदर, उसके बारे में बात करती है। बट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या वाकई ये कॉन्टिनेंट एंड ओशंस के ओरिजिन के बारे में भी बात करती है या नहीं करती है। इसके अलावा वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कन्वेंशनल करंट थ्योरी। गेटिंग द पॉइंट्स? इसके अलावा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को भी पढ़ने की हम कोशिश करेंगे, एंड इसके अलावा टेट्राहाइड्रल थ्योरी एंड द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। These all are the important theories to understand the origin and evolution of the earth. Getting the points? So ये सारी की सारी थ्योरी जो कॉन्सेप्ट से भरी हुई है, ठीक है, और फैक्ट से भरी हुई है, जिसमें यूजीसी बराबर क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। कब दी गई, किसने दी गई, कौन था, क्या नहीं था, देयर नंबर ऑफ थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट थ्योरीज। सो बेसिकली व्हेन वी ट्राई टू डिस्कस या व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट ऑर्डर, भाई सीधी सी बात है कि आपको ये सारी थ्योरीज समझनी ही होंगी और ये थ्योरीज का कंपैरिजन करना होगा, और इस थ्योरीज को हम करंट जो रिलेवेंस है इसके माध्यम को जोड़ना होगा। इसको भी करंट में कितना इनका वैल्यू है, कितना इनका अस्तित्व बाकी है। चलिए नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकेंड ऑर्डर। Second order means
मैसो लेवल लैंडफॉर्म्स। अब ये मैसो लेवल लैंडफॉर्म्स क्या है? एक्चुअली दे डेवलप ओवर फर्स्ट ऑर्डर। Getting my points? They develop over first order. First order means, as we know that in first order we have continents और यहां पर हमें दिखाई देंगे oceans. Getting my points? When we discuss या talk about the continent and oceans, now we will discuss that यहाँ जो भी हो रहा है, the most important role is being played by the endogenetic forces. What? एंडोजेनेटिक फोर्सेस। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से महाद्वीपों पर डिफरेंट काइंड्स के लैंडफॉर्म्स हम देखते हैं और ऐसे के लैंडफॉर्म्स हम समुद्र में भी देखते हैं। ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं एंडोजेनेटिक फोर्स से जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, इन कॉन्टिनेंट यू विल फाइंड माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, plains, folds and rifts, valleys, ठीक है, etc. These all kind of features या second type के जो landforms हैं वो हमें second order में ही नजर आते हैं। Getting my points? On the oceans you will find out, ठीक है, यहाँ oceans में आप देखेंगे कि coastline, self, slope, shoreline, etc. They all are found on the oceans. अब यहाँ क्या है? Because these all kind of landforms are creating by the endogenetic forces, but ठीक है, they are being shaped by exogenetic forces या exogenic forces. Getting the points? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इन सभी लैंडफॉर्म्स, इस स्वरूपों का निर्माण एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से हुआ है तो कहीं ना कहीं इनको जो वर्तमान शेप मिली है, वर्तमान आकार मिला है, वर्तमान रूप मिला है, उसमें कहीं ना कहीं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का भी बहुत बड़ा योगदान है। गेटिंग माय पॉइंट्स? अब ये सारी की सारी चीजों को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज। Getting my points? Different kind of theories. We have to understand the origin of mountains या mountain building process, है ना? And on the other hand, we have to understand geosyncline. Getting my points? Geosynclines. So these all are the important theories regarding, ठीक है, Kober, वो फेमस एक थ्योरी है कोबर की, द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन, हॉल and Dana, getting more, Harry Hess, Jeffries, plate tectonic theories, so number of theories. अब क्या है कि हम क्या करते हैं जब हम properly geomorphology पढ़ते हैं, we discuss one by one theory in detail and we find the concept and factual accuracy, because simple सी बात है, हमारे जो questions आते हैं एग्जाम में या तो वो concept based हैं या facts based हैं, fact based हैं, और सारे के सारे concept और facts यहीं से निकल के आते हैं। Now let's move toward the third order. Third order. Basically, third orders are micro level land forms. क्या है? Micro level land forms formed due to exogenic forces. Getting the points? Formed due to exogenic forces. अब ये जो exogenic forces है, this is the core of geomorphology. क्या है? Core of geomorphology means अगर आपसे पूछता है what is the core of geomorphology, so you have to tell that micro level landforms are the core of geomorphology. Getting my points? To understand the exogenetic forces or core of geomorphology, now we have to understand ये हो कैसे रहा है. It is happening through different agents. Through different एजेंट्स. अब ये
डिफरेंट एजेंट्स जो है आखिरकार डिफरेंट एजेंट्स है क्या, वाई, इससे पहले समझने के लिए मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि दे डेवलप ओवर और थ्रू सेकेंड ऑर्डर। गेटिंग माय पॉइंट्स, सेकेंड ऑर्डर कैसे होते हैं एंड कौन कौन से वो एजेंट्स हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखो, सबसे पहला एजेंट है विंड्स, सेकेंड एजेंट सी वाटर, थर्ड एजेंट ग्लेशियर्स, फोर्थ कास्ट, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ग्लेशियल टोपोग्राफी। गेटिंग माय पॉइंट्स, वी हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोग्राफी फ्रॉम डिफरेंट एजेंट्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एंड दीज ऑल काइंड ऑफ टोपोग्राफीज आर, ठीक है, कंप्लीटिंग अ प्रॉपर साइकिल। लाइक देखो ध्यान से समझना, वेदरिंग, इरोजन, गेटिंग माय पॉइंट्स, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशनल्स। अब इसको आप समझने के लिए इसका अंदाजा ले सकते हैं कि ये है कंप्लीटली डेनुडेशन। क्या है? डेनुडेशन। इस डेनुडेशन को समझने के लिए हम सहारा ले सकते हैं डी ग्रेडेशनल प्रोसेस एंड ए ग्रेडेशनल process. Getting my points? So denudation means degradational process and agradational process means, देखो ध्यान से समझना, पूरी की पूरी जियोमॉर्फोलॉजी यहीं पर कैद है, यहीं पर कैद है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप देखेंगे वी शेप, यू शेप, गॉर्ज, कैनियन, रैपिड, वाटरफॉल, मोरेंस, सर्क, कैम, ड्रमलिन, टोम्बोलो, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन, स्टेक। Getting the points? These paternoster lake, number of things are, ये सारे के सारे जो examples हैं, these all are the example of, ठीक है, माइक्रो काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स जो कि डिफरेंट एजेंट से, ठीक है, बने हैं या जुड़े हुए हैं। अब क्या करना है कि जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। कैसे? थ्रू डिफरेंट थ्योरीज, गेटिंग द पॉइंट्स। अभी डिफरेंट थ्योरीज कौन कौन सी है? देखो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं कुछ ही नाम आपको बताऊंगा, ठीक है, जिसमें हम जिसके थ्रू इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेम इज WM डेविस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। वॉल्थर पैंक, इसके अलावा गिलबर्ट, इसके अलावा मेजर पॉवेल, इसके अलावा अल्बर्ट पैंक, इसके अलावा LC किंग, थॉमस, इसके अलावा क्रिकमे। गेटिंग द पॉइंट्स, ये छोटे से नाम है भाई, इनके द्वारा दी गई एक एक थ्योरी कॉन्सेप्ट और फैक्ट से भरी हुई है। So we will discuss one by one important theory given by the Davis, Pank, Albert Pank, Gilbert, कैसे भी हो, बिकॉज इस बात को ध्यान से समझ लेना कि जियोमॉर्फोलॉजी जो मजबूत हुई है फ्रॉम द अमेरिकन साइड्स, बिकॉज 1880 फ्रॉम 1880 टू 1920 और 1930 समवेयर गोल्डन एरा कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, जिसमें गिलबर्ट, पॉवेल और डेविस का योगदान बहुत बड़ा है। गेटिंग द पॉइंट्स? सो वी डिस्कस्ड द जियोमॉर्फोलॉजी थ्रू डिफरेंट वेज। बेसिकली यही है, अगर आप इन 3 ऑर्डर्स को ध्यान से समझते हैं तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट हाँ, जियोमॉर्फोलॉजी में हमें क्या क्या समझना है और क्या क्या पढ़ना है, बिकॉज दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ डायमेंशंस, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ हाइपोथेसिस, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स जो कि फुल है कॉन्सेप्ट से और फैक्ट से भरा हुआ, और ये सारी की सारी चीजें हमें जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़नी होती हैं। आई होप सो कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा।